आज आपको एकदम नई कहानी सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है तश्कील ज़ात। तो कहानी शुरू करते हैं कि हम एक 15 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें हर मंजिल पर 10 अपार्टमेंट हैं। गालिबन दुनिया के हर मुल्क के बाशिंदे इस बिल्डिंग में आके बस गए हैं। काले गोरे, नीली और भूरी आंखों वाले, चलते फिरते, भांत भांत की बोलियां बोलते जो कि कानों को सुनाई देती हैं। कोई शॉर्ट्स में घूम रहा है और कोई अबाया में। इसी तरह कि एक बिल्डिंग सामने कुछ दूरी पर है और दो छोटी छोटी इमारतें दाहिने हाथ की तरफ दोनों कोनों में बनी हैं। इन बिल्डिंग्स के बीच में एक वसी और इस बाग है जिसमें कतार दर कतार खजूर के पेड़ खड़े हैं। सामने एक फाउंटेन है जिसमें रंगीन रोशनियां लगी हैं और बच्चे उसमें दिन भर और शाम के गए रात तक कूदते रहते हैं। पार्क के किनारे पर एक कैरोसिल है जिसमें बहुत से घोड़े लटके हैं और वो अपनी पीठ पर बच्चों को बिठाकर बिजली से घूमते हैं। दूसरे सिरे पर एक वाटर पार्क है जिसमें गोले घूमते हैं जो पानी उछालते रहते हैं और ऊपर मचान पे एक बड़ी सी बाल्टी है जो धीरे धीरे भरती है और बहुत सा पानी एकदम से उछालती है। जो बहादुर बच्चे हैं वो उसके नीचे खड़े होकर शोर मचाते हैं और जो डरते हैं वो भागकर दूसरी जगह हल्की फुहार के नीचे पनाह लेते हैं। इन हरे भरे खत्तों के बीच में कुछ जगह छोड़ दी गई है जहाँ पे पत्थर बिछे हैं और शाम को ठेले लग जाते हैं और मेले का सा समा होता है। इस पथरीले इलाके के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। एक सिरे पर स्टेज बना है जहाँ पर म्यूज़िक और डांस का एहतमाम होता है और दूसरे सिरे पर एक छोटी सी ट्रेन घूमती रहती है। वीकेंड पर तो यहाँ दूर दूर की बिल्डिंग से लोग चटाइयाँ, चादरें और फोल्डिंग कुर्सियाँ लेकर खाने पीने का सामान लेकर आ जाते हैं और सारा दिन यहीं पर पिकनिक करते हैं। पार्क के एक तरफ खाने पीने का भी सामान मिलता है और सड़क पार करके कई टेक अवे रेस्टोरेंट भी हैं। आम दिनों में सुबह सुबह मेट्स अपने बच्चों की गाड़ियां लिए पार्क में आ जाती हैं और जगह जगह डेरा डाल देती हैं। बच्चे पार्क में उछलते कूदते हैं और उनके वालिदैन अपने काम पर जाने की तैयारी करते रहते हैं। ये इलाका उन नौजवानों का है जो दुनिया को बदलने और आगे बढ़ाने में मुनहमिक हैं। हंसते खेलते एनर्जी से भरपूर लोग जो एक सुबह अपने काम को निकल जाते हैं और शाम को देर गए आते तो जिम चले जाते हैं और ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अपने दिन भर की थकन को उतारते हैं। स्विमिंग पूल में कुछ देर को फ्रेश होते हैं और फिर टहलने के लिए पार्क में आ जाते हैं। इस इतने वाइब्रेंट इलाके में रिटायरमेंट के बाद हमने रहने का फैसला किया और हम 7वें फ्लोर पर रहते हैं जहां हमारे कमरे से जुड़ी एक वसी बालकनी है जहां से नीचे का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। दिन को हरियाली नज़र को ठंडक बख्शती है और रात को यहाँ से वहाँ तक कुमकुमे जल उठते हैं और लगता है कि सितारे ज़मीन की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने को नीचे उतर आए हैं। बालकनी में कुर्सी डालकर बैठ जाओ तो लगता है नीचे धूप पर टहलते लोग, पानी से अटखलियाँ करते हुए बच्चे और बाहों में बाहें डाले खरामा खरामा टहलते हुए नौजवान सब मुझसे वाबस्ता हैं। और इस शौक में अक्सर मैं नीचे उतर के इस हुजूम में निकल जाता हूँ, लेकिन नीचे पहुँचकर पता चलता है कि इस हुजूम में मैं अकेला ही हूँ और इस फिक्र में कि शायद कोई तो जानने वाला मिलेगा पूरे पार्क का चक्कर लगाता हूँ जो तकरीबन 2 किलोमीटर का होता है, मगर कोई भी जानने वाला नहीं मिलता। कभी कभी एक आध शख्स को मुखातिब भी किया, उसने मुस्कुरा के बात की और आगे बढ़ गया। किसी ने भी थम के गुफ्तगू को तूल न देना चाहा। शायद दिन भर की मेहनत के बाद ये थोड़ा सा वक्त जो इन लोगों को अपने लिए मिला है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मुझे कुछ शिकायत भी नहीं है क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है और वो यहाँ तक हमारे सामने होकर ही पहुँचा है, किसी न किसी तरह हम भी इसके हिस्सेदार हैं। यही सोचते सोचते मैं थम के बैठ जाता हूँ और अपने सामने से गुजरते हुए लोगों को देख रहा था कि मुझे ख्याल आया कि इनमें मेरी उम्र के बूढ़े नहीं हैं। तेज़ तेज़ चलते हुए, धीरे धीरे डोलते हुए
सारे लोग 20 या 40 के दरमियान के हैं। मैंने भी ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की है, 50-60 साल तो काम किया ही होगा, इसलिए दौड़ते हुए लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इस इलाके में रहने के लिए यूँ भी आया हूँ कि इन तेज़ तेज़ चलते हुए लोगों की भीड़ में मुझे तहरीक मिलेगी, खुद को चाको चौबंद रखने की, और ज़िंदगी की थकन हावी नहीं हो पाएगी। यही सब सोचते हुए मैं एक जगह बैठ जाता हूँ और धीरे धीरे पार्क की रौनक कम होती जाती है। थके मारे लोग फिर से नई एनर्जी भरकर अपने अपने अपार्टमेंट्स को लौट गए। मैं भी उठने का इरादा कर ही रहा था तो देखा कि एक नौजवान अपनी माँ को सहारा देकर टहला रहा है, जिसके घुटनों में तकलीफ लग रही थी। जब वह मेरे सामने से गुजरा तो मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। वो रुका और मुस्कुराकर बोला, मैं खींच दूँ आपकी तस्वीर? मैंने कहा, नहीं बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये तो बस वक्त गुजार रहे थे। वो बोला, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अपनी माँ के साथ आगे बढ़ गया। वो बेचारा दिन भर काम करके अभी वापस आया होगा और अपनी माँ को अपार्टमेंट से बाहर की हवा में टहलाने लाया होगा। उसे देखकर मेरे दिल को इत्मीनान भी हुआ कि यहाँ बुज़ुर्गों की भी जगह है। मैं अपने मामूल के मुताबिक रोज़ सुबह और शाम वॉक ज़रूर करता हूँ। थक जाता तो किसी बेंच पर बैठ जाता हूँ। एक दिन ऐसे ही एक बेंच पर मैं बैठा हुआ था। सामने खेलते बच्चों में से एक बच्चा आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझसे बोला, यू नो आई गो टू स्कूल, और किसी स्कूल का नाम बताया जो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उससे पूछा, विच स्कूल? वो फिर बताने लगा अपने स्कूल का नाम। मैंने पूछा, यू लाइक योर स्कूल? वो बोला, यस आई हैव फ्रेंड्स देयर। आई सेड, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव? वो अपनी उंगलियों पे गिनने लगा, 1 2 3 एंड फिर बोला 10। हमने कहा नहीं 11। वो बोला नो 10 फ्रेंड्स। आई सेड आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड, सो काउंट मी ऑल्सो इन योर फ्रेंड लिस्ट। शेक हैंड। उसने आके बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और पास खड़े होकर मेरी दाढ़ी छूने लगा। नन्हे नन्हे हाथों से दाढ़ी छूते हुए वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने उसे ज़रा अपने करीब कर लिया। अब उसने दोनों हाथों में मेरा चेहरा ले लिया और खूब हंसा। उसे मेरी दाढ़ी छूने में बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे ये भी उसका एक खेल हो। उसकी मेट सामने खड़ी देख रही थी। फिर वो दौड़कर अपनी मेट के पास चला गया। मुझे उसका दाढ़ी से खेलना और खुश होना कुछ इतना अच्छा लगा कि अब मैं रोज़ टहल के उस जगह के आसपास जहाँ बच्चे खेलने को सस्ताते हैं, वहाँ जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ मैं सस्ताने के लिए बैठ जाता हूँ। वो कहीं भी खेलता हो दौड़ के मेरे पास आ जाता है और हमेशा की तरह मेरी दाढ़ी छूता है और खूब हंसता है, फिर अपने खेल में मशगूल हो जाता है। एक रोज़ अभी वो मेरी दाढ़ी छू कर ही गया था कि एक औरत मेरी बेंच के पास आकर बोली, ही इज़ माई सन। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो अबाया और नकाब पहनी थी। मैंने जवाब दिया, यस ही इज़ वेरी स्वीट। वो बोली, ही इज़ मिसिंग हिज ग्रैंड फादर, वी हैव रिसेंटली मूव्ड हियर। मैंने पूछा, उनकी भी दाढ़ी होगी? उसने जवाब दिया, या, और पूछा, क्या आप यहाँ मुस्तकिल रहते हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता था, अब रिटायर हो गया हूँ तो यहीं अपार्टमेंट ले लिया है। वो बहुत खुश हुई और बोली, दैट्स वेरी गुड, देन यू कैन हेल्प मी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो बोली, मैं एक नावल लिख रही हूँ, माई फर्स्ट नावल, मुकम्मल हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने जवाब दिया, हाँ ज़रूर दिखाना। फिर बहुत दिनों तक वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। एक दिन फिर वो आ गई और बोली, सर आप तो लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछूं? मैंने कहा, हाँ ज़रूर। वो बोली, सवाल ये है। वो अटक गई। फिर बोली, क्या तख़य्युल हकीकत पे गालिब आ सकता है? अगर इंसान हकीकत से फ़रार चाहे और ख़यालों की आमाजगाह में पनाह चाहता हो, वो तख़य्युल पे इंसानी तराश ले और उसे हकीकी इंसान समझ सके, उसके लिए अपने एहसासात और जज्बात ज़ाहिर करे और अपने दिल की उससे बातें करे और फिर उससे उसे मोहब्बत हो जाए। वो ज़रा से रुकी, जैसे अल्फाज तलाश कर रही हो, फिर पूछने लगी, ये कोई दिमागी खलल तो नहीं है? जबकि हालात मायूसकुन हो जिसमें वो है, इल्ला ये कि कोई मुआवजा हो जाए। बराए मेहरबानी इस उलझन से,
इस उलझन में मेरी रहनुमाई फरमाए। मैंने उसकी तरफ नज़र उठा के देखा। उसका चेहरा तो छुपा हुआ था, बस आंखें दिख रही थी। लगता था कि वो रोने को तैयार बैठी है। मैं कुछ देर खामोश रहा और उसको इशारे से बैठने को कहा। वो बेंच के दूसरे सिरे पर टिक गई। मैंने आहिस्तगी से कहा कि हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि बहुत बार कहानीकार लिखते वक्त कोई कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और उससे वो सब कुछ कहलवाते हैं जो वो खुद कहना चाहते हैं, और वही बातें उनके दिल को बहुत प्यारी लगती हैं। हर लिखने वाला ऐसा करता है। उसका हीरो उसके मिजाज और सोच के मुताबिक से होता है। कभी कभी अलग अलग लोगों की अच्छी बातें समेटकर अपनी कहानी के हीरो में भर देते हैं। जो सारी क्वालिटीज़ किसी एक शख्स में तो होती नहीं, जो उसके हीरो को तो सुपर हीरो बना देती हैं। इसलिए खुद बनाए हुए कैरेक्टर उसको खुद अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि उन सब में वो खूबियाँ भर दी जाती हैं जो खुद लिखने वाला किसी एक शख्स में देखना चाहता है। इसीलिए एक सच्चे लिखने वाले को अपनी ज़ात के दुख सुख लिखने के बजाय खारजी कैफियत को कलमबंद करना चाहिए। एक से हालात से बहुत लोग गुजरते हैं। उनके दुख और उनकी खुशियाँ बयान करने से अपनी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। उसने उठते हुए कहा कि आपकी बातें मेरा हौसला बढ़ाती हैं और ज़िंदगी की अहमियत को उजागर करती हैं। फिर वो चली गई। बहुत दिनों तक वो नहीं दिखी। फिर एक दिन आई और कहने लगी, आपकी बातों पर मैंने बहुत गौर किया। मैं ज़ाहिरी बातों को तो बहुत अच्छी तरह से लिख लेती हूँ, लेकिन बातनी तबीयत को अलग नहीं कर रख पाती, और मेरी तहरीर में वो झलक जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बातिन के पैराहन को ज़र्क बर्क कर दूँ। मैंने कहा, देखो, एक कुम्हार उसी मिट्टी से घड़ा बनाता है और उसी से सुराही भी और प्याला भी बनाता है और रकाबी भी। इस तरह अल्फाज को जिस शक्ल में चाहें आप ढाल दें, अगर आपकी गिरफ्त अल्फाज पर मजबूत है और अदायगी का हुनर जानते हैं। वो खामोश बैठी रही। मैंने उससे कहा कि एक ज़ाती सवाल तुमसे पूछूं। वो चुप रही, मेरी तरफ देखती रही। मैंने कहा, ये तो अमीरों की बस्ती है। जाहिर है तुम्हारा शौहर बहुत अच्छी पोस्ट पर होगा, बेहतरीन अपार्टमेंट में घर भी है। उसने टोका, घर नहीं, अपार्टमेंट है। फिर बताने लगी, उसका शौहर बहुत बड़ी कंपनी का कंट्री मैनेजर है। कंपनी क्योंकि इंटरनेशनल है, इसलिए दिन भर ऑफिस में मशगूल रहता है और घर आकर अपने प्रिंसिपल से मीटिंग करता रहता है। उसकी ज़िंदगी में उसका काम ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। मैं जब कुछ कहती हूँ तो जवाब देता है, अकेला क्या है, कितनी रौनक की जगह है, देखो नीचे कैसे खुशो-खर्रम लोग चल फिर रहे हैं। तुम भी नीचे जाओ, घूमो फिरो, जिम जाओ, स्विमिंग करो। फिर वो ज़रा रुकी और बोली कि वो बहुत रूड लगता है, जैसे अब मुझसे ऊब गया हो। मैंने हंसकर कहा, मुमकिन है काम बहुत हो और वो खुद से उलझ रहा हो कि तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। उसने कुछ बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, मगर कुछ बोली नहीं। कुछ देर खामोश रही। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने कहाँ तक तालीम हासिल की। वो बोली, बीए कर रही थी और वो बिज़नेस स्कूल से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर चुका था। हम लोग यूके में रहते हैं। उसने मुझे प्रपोज़ किया, बस शादी हो गई। सोचा था पढ़ाई पूरी कर लेंगे, मगर फिर इसको इस इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली। उन्होंने यहाँ का कंट्री मैनेजर बनाकर यहाँ भेज दिया। यूँ मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर बेबी भी हो गया था। मैं छुट्टी पर ही थी। अब बेबी ज़रा बड़ा हो जाए तो मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूँगी। वो अपनी रूदात सुना के उठ गई। मैं सोचता रह गया, कहीं भी जाकर हम लोग रहें, हमारी सोच में तब्दीली नहीं आती। बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी या छूट गई, मुमकिन है ये खुद उसी का फैसला हो, मगर अब वो अपनी ज़िंदगी में खुला महसूस कर रही है, जो वहाँ सबके साथ रहते हुए उसे महसूस ना हुआ था। फिर मुझे लगा शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। मुमकिन है ये महज एक वक्ती बात हो। कई दिन तक मैं टहलने नहीं जा सका। शायद ठंड लग गई थी और बुखार किसी कैफियत भी थी, इसलिए घर पर ही आराम करता रहा। आज बाहर निकला तो वो मिल गई। कहने लगी, कहाँ थे इतने दिन से आप? मैं आपको ढूंढ रही थी। मैंने पूछा, क्यों, खैरियत? बोली, मैंने एक पोइट्री लिखी है। उसने नोटबुक मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलते हुए कहा, पोइट्री? तुम तो नावल लिख रही थी। वो बोली, हाँ, मैंने आपकी बातों पर गौर किया। आप ही ने तो कहा था कि उसी मिट्टी से कुमार घड़ा बनाता है और उसी से रकाबी भी। और हंस के बोली, फॉर ए चेंज मैंने पोइट्री लिख दी। मैं उसकी पोइट्री पढ़ने लगा। मैं उसकी पोएम पढ़कर मैंने उससे कहा कि एक ही जज्बा है जिसे तुम दोहरा रही हो।
यही सब्जेक्ट तुमने अपनी नावल के लिए चुना था। यही इस पोएम में है कि एक चिड़िया जो पिंजरे में बंद है, बाहर निकलने को बेकरार है, और जब उसको पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाता है तो उसे पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। बाहर आकर भी वो पिंजरे के ऊपर बैठी है। क्या हालात हैं या वजूहात हैं कि अब जबकि वो आज़ाद है, वो परवास करने के बजाय पिंजरे से चिपकी बैठी है। वो बोली, आपका तज़किया दुरुस्त है, मेरी कैफियत शायद इसी नुक्ते पर मुंजबित होकर रह गई है। कुछ हालात हैं जो कि नागुफ्ता बा है, और मुझ पर लाजिम है कि मैं तश्तज़बाम न करूं। मेरे जहन को मुक़य्यद किया गया, इस महदूद जज्बे में समेटने को, ज़ाहिरी नक्श को तो मैं खूब मुनक्कश कर लेती हूँ। ज़ाहिरी नक्श को तो मैं खूब मुनक्कश कर लेती हूँ, पर बातिनी कैफियत को पिन्हा नहीं रख पाती जो झलक गया है। फिर भी मैं अब जतन करूँगी कि बातिन के पहराहन को भी मैं ज़र्फ़ बर्फ़ कर दूँ। मैंने उसे टोका, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ बनावटी लिखें, प्रोफेशनल राइटर की तरह किरदार बनाएं और उसमें जज्बात डालें, बल्कि जो भी आपके दिल में आए बेतकान लिखिए। लेकिन अपनी तहरीर को कोई मौजू दीजिए। लिखने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले उससे कुछ फ़ायदा उठाएं। वो जल्दी से बोली, आप ठीक कर रहे हैं, वल्लाह मैं किसी तफरीह के लिए नहीं लिखती, बस कभी कभी कुछ कैफियत खुद कलामी की तरह मुझसे लिखा जाती है। मुझे पढ़कर किसी को क्या फ़ायदा होगा? न कोई तफरीही तहरीर है, न कोई वाक़याती असलूब, और न कोई इल्मी बहस। बस एक ज़ाती एहसास है जो बड़ा ही खुश्क और बहुत ही खुश्क अल्फाज में बंधा हुआ है। मैंने कहा, इसकी फ़िक्र न करें कि कौन पढ़ेगा। अच्छा सुने, आप एक काम करें, पहले अपनी नावल मुकम्मल कर लें। ज़बान और बयान पर तो आपको अबूर है, इस कशमकश के आगे बड़े किस्से हैं, उनको इन्हीं जज्बात से लिखें। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, आपको एक सच्ची बात बताऊं, मुझे कोई भी आप जैसा हसास और अल्फाज की कदर करने वाला शख्स नहीं मिला। गैर महसूस तरीके से मैं अपनी सारी कैफियत आपसे शेयर करती चली गई, और आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया। एक हम मिजाजी ज़रूर पाई जाती है। वो ज़रा चुप रहकर बोली, बेशक हमारा ताल्लुक़ मिलमुशाफा नहीं हुआ था, तारुफ, इसलिए और भी बेबाकी से मैं सब कुछ आपको सुनाती चली गई। अगर होता तो शायद एक पर्दा बीच में हायल होता। आप मेरे पापा की उम्र के होंगे, इस लिहाज से भी शायद मैं इतनी बेतकल्लुफ़ी से आपके साथ अपने एहसासात नहीं शेयर कर पाती। आपका तबसरा करना मुझे इतना ही पसंद है जैसे कोई इनाम हो मेरा। आपकी पुरखुलूस बातें मेरे लिए सनद का दर्जा रखती हैं। इतना कहकर वो चली गई, पर जाते जाते अपना फ़ोन नंबर मुझे दे गई। फिर 2 हफ्ते तक वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे उसकी बड़ी फिक्र थी। कच्ची उम्र में उसकी शादी हो गई थी, पर उसका शौहर उसका हम मिजाज न निकला, बल्कि वो एक झरने की मानींद थी जो पत्थर को भिगो तो सकती थी, मगर पत्थरों में ये कुदरत नहीं होती कि वो पानी जस कर सके। यूँ वो टकरा कर बिखरती रही। उसकी जो भी कैफियत थी उसमें इस्तेहकाम नहीं दिखता था। एक सच्ची भोली भाली लड़की थी जिसे शायद किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसके बहाव को कोई रुख दे सके। मैंने उसे फ़ोन किया। वो जल्दी से बोली, बहुत अच्छा किया कि आपने फ़ोन कर दिया, मैं आपको याद कर रही थी। मुझे अपनी नावल को टाइप कराना है, अगर आप किसी को जानते हो। मैंने कहा, हाँ, मैं अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से पूछता हूँ। फिर सेक्रेटरी ने एक टाइपिस्ट का इंतज़ाम कर दिया जो उसके घर से जितना वो लिख लेती आके ले जाता और सॉफ्ट कॉपी बनाकर उसको भेज देता, और वो करेक्शन करके मुझे भेज देती। एक पब्लिशिंग हाउस से उसकी किताब शाये करने का कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। उसे देखते देखते उसकी किताब छप के उसके हाथ में आ गई। मैंने अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात करके यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में से बुक रिलीज़ का फंक्शन रखवाया। जब वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुई तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो अपने शौहर के साथ फ़ख्रियाना अंदाज में चलती हुई आ रही है। और जिस वक्त वो अपनी किताब का इक़्तिबास सुना रही थी तो उसके शौहर के चेहरे पर हैरत और इस्तिदाब के तासुरात उभर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की, हॉल तालियों से गूंज उठा। अपने माहौल में उलझी हुई, बेयकीनी में झूलती हुई लड़की बड़े एतमाद से
हॉल में बैठे हुए लोगों को अपनी किताब बांट रही थी। बस।